मैं माई सेल्फ डॉक्टर राजेंद्र चौहान। ओके, तो ये चौहान सर की क्लास है, ये ध्यान से सुनना है। चौहान सर की क्लास कभी मिस नहीं करना मेरे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ओके, आज का टॉपिक क्या है? सेल। सेल क्या होती है? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये होता है सेल। फिर हम सेल की स्टडी कहाँ पर करते हैं? उस उस लॉजिक को या उस साइंस को क्या बोलते हैं? उस सेल की अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं या उसे सेल बायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी बोलना मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी में क्या आता है? प्लांट्स भी आता है, एनिमल्स भी आते हैं। तो इसकी स्टडी करने के लिए जो शास्त्र है, जो साइंस है, that science is known as a biology. Biology is nothing but biology is deals with the study of living organism, plants and animals. Okay, तो cytology मतलब क्या? It is a study of form, structure and composition of the cell. सेल की अगर पढ़ाई करते हो तो उस साइंस को हम बोलते हैं कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? ये साइटोलॉजी को और बोलते हैं, इसको सेल बायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि सेल की पढ़ाई जिस बायोलॉजी के साइंस में पढ़ाई जाती है उसे सेल बायोलॉजी। साइटो मीन्स सेल, इसीलिए साइटोलॉजी। तो चलिए, आज का टॉपिक आपको मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो आप भी इत्मीनान से या पूरी ध्यान से इसे देखना है, पढ़ना है। ओके, तो ये सेल क्या है? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही हम हमारी इमारत बनाते हैं तो उसमें क्या है? ईंटों से बना भी रहती, कोई मट्टी से कि मिट्टी से या रेती गिट्टी, जो भी मटेरियल आप यूज करते हो उससे ये बड़ी बड़ी वाली बिल्डिंग बन जाती है। वैसे ये सेम है मेरे बच्चों कि मैं जो बता रहा हूँ कि जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, वो किससे बने हैं? ओनली एंड ओनली द सेल है। इसलिए सेल को हम बोलेंगे कि सेल इज नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलेंगे कि ईच एंड एवरी सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन। ओके, तो फिर सेल की स्टडी किस किस साइंस में पढ़ाई जाती है? सेल हमें पढ़ना है साइटोलॉजी इस शास्त्र में। साइटोलॉजी मतलब उसका मतलब होता है कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल्स, दैट साइंस विच नोन एज ए सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी भी उसे बोलते हैं। और बायोलॉजी, यू नो दैट बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट्स हुए है या एनिमल्स है, कोई भी लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स जो भी है, वो कंपोज हुए हैं सेल से। सम कंपोज बाय सिंगल सेल, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल अमीबा। सम ऑर्गेनिज्म कंपोज बाय मैनी सेल्स, उसे बोलते हैं कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने है मैन, ह्यूमन बींग्स। तो इसी प्रकार से आपको आज की स्टडी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, आपके सामने ये फोटो दिख रहा है, ये प्लेट दिख रही है। इस प्लेट में क्या दिखाई देता है आपको? ये मुर्गी दिखाई देती है, हेन, और उसके छोटे छोटे जो चिक्स है वो भी आपके सामने हाजिर है। और यहाँ पर एग्स दिया है, एग्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ये देख लीजिए डायग्राम को, यहाँ पर दिखाई गया है। इसमें इसका रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन विद द सेल? सेल क्या है? मतलब यहाँ पर क्या हो गया? फीमेल सेल एंड मेल सेल्स। फीमेल सेल्स एंड मेल सेल्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब जोआ, मतलब दैट मीन्स स्पर्म्स एंड ओवा यूनाइट टू फॉर्म ए जाइगोट। जाइगोट होने से ये जो पिल्ले उस अंडे में, मतलब अंडे से बाहर निकल गए हैं। जो बर्ड्स होते हैं ये ओवी पेरस होते हैं, ये अंडे देने वाले होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ह्यूमन बींग क्या है? डायरेक्टली यंग्स टू यंग वन, डायरेक्टली बर्थ टू यंग वन, मतलब डायरेक्टली बर्थ यंग वन को देते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं डायरेक्टली बर्थ नहीं, यंग वन नहीं करते, तो डायरेक्टली गिव्स एग्स।
एग्स जब हैचिंग होता है तो उसमें से उनके जो चिक्स बाहर आते हैं। तो सेल का नाता इसलिए है। तो हमने ये गाना सुना है, देखा है कि अंडा 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 फंडा फंडा, जो भी बात है ना, वो जो जो अपना गोविंदा और संजय दत्त का गाना है, आओ सिखा दूं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं यारो ये है मामूली बंदा, इसने बना है जीवन का ये समा। मतलब इसमें सब सारा समा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अंडा क्या है, अंडा इज नथिंग बट द सेल, इट इज ओवा। मतलब ओवा है, ये आपको देखना है। मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स रहे या यूनिसेल्यूलर एनिमल्स रहे, उसमें सेल होना बहुत जरूरी है। सेल के सिवाय वो एनिमल्स नहीं बन सकता, दैट इज नॉट ए लिविंग बींग्स। सो द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स क्या बोलेंगे हम, सेल मेक द थिंग्स लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट द एक्टिविटीज दैट कीप द लिविंग थिंग्स अलाइव। मतलब सेल क्या करता है, परफॉर्म द फंक्शन करता है, और जो एनिमल्स को, जो प्लांट्स को, जो भी लिविंग बींग्स है, उसे अलाइव रखने का काम सेल करता है। मतलब पूरी जो एक्टिविटीज है लाइफ के अंदर, अपने जीवित 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 जो भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो होता है, दैट इज कॉल्ड सेल। तो देख लीजिए आपके सामने अभी ये जो जीआईएफ है, जो अंडे में से कैसे ही अंडे का हैचिंग हो रहा है। अंडे का हैचिंग होते ही जैसा अंडा ये फूट जाएंगे, हैच हो जाएगा। हैच होने के बाद इसमें से क्या मिलेगा आपको, चिक्स बाहर आएगा। तो ये आपकी प्रोसेस है। यहाँ पर देख लीजिए फीमेल के पास क्या होता है, एग्स होता है, और मेल के पास स्पर्म्स होते हैं। एग्स और स्पर्म्स, ओवा एंड स्पर्म्स यूनाइट अगर होगा, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग्स एंड स्पर्म्स अगर यूनाइट हो गए तो उसमें से क्या निकल गया, जायगोट निकल जाता है। और जायगोट अगर मैच्योर होता है तो बाद में वो एम्ब्रियो बन जाता है। इसी प्रकार से इस एग्स का भी हैचिंग आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। तो इसमें से अभी देख लीजिए, थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा कि एग्स का हैचिंग हो रहा है। जैसे ही इसका हैचिंग हो जाएगा, वैसे ही इसमें से एक जैसा जीव, मतलब जो लिविंग बींग्स, जैसे कि जो लिविंग बींग बाहर आ चुका है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको सेल क्या है। सेल इज नथिंग बट द बेसिक स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा यूट्यूब अगर पसंद आता है तो इसको लाइक तो बनता है, और आप भी पढ़िए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, और साथ में आपको सब्सक्राइब करना है। अगर बेल आइकॉन है तो उसे भी क्लिक करना है। तो आपको अगर कुछ कमेंट्स भी लिखना है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ कमेंट्स लिख सकते हो। या और आपको अगर लगता है कि आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए, तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हाजिर है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए नोट्स भी देने वाले हैं। इसलिए इस टॉपिक को, इस यूनिट को आप सही ढंग से मल्टीपल चॉइस के हिसाब से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसे समझ लीजिए। अगर कोई डिफिकल्टी है तो हमें कमेंट्स करके देख लीजिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगेन मैं आपको थैंक यू बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए मैं आपको सिर्फ थैंक यू बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको सुनना है। हमारा उत्तरदायित्व है कि आपको पढ़ाना और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज देना है। तो चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर पूछा गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ओके, अगर एक क्वेश्चन बन सकता है मल्टीपल चॉइस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, आपके ऑप्शन रहेंगे ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें से आप क्या राइट करोगे, मतलब सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज नथिंग बट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इसके हिसाब से सेल पहले रहेगा। सेल अगर वो एनिमल्स में रहेगा तो इस हिसाब से उसका सेल सेल क्या करेगा, अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है, तो लाइफ भी अलाइव होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, ये जो साइंटिस्ट है, जो बंदा है रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया है कि सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। जो सेल नाम की जो टर्म है, उसको जो
उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, उसे उन्हें दिखाई दे कि इट इज जस्ट लाइक ए कॉर्क, जो हनी बी हनी कॉम के जैसे दिखाई दिया माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर प्लांट की टिश्यू दिया, वो भी कॉर्क के जैसे दिखाई दिया। एनिमल्स के टिश्यू लिया, वो भी कॉर्क जैसे जैसे या हनी कॉम के जैसे दिखाई दिया। फिर उसे उन्हें उन उन यूनिट को, उन लिविंग यूनिट को उन्होंने टर्म दिया, ही कॉइंड द टर्म इट एज ए सेल। ओके, तो फिर रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने बताया है कि सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इस हिसाब से आपको समझ में आया है। तो माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने इन्होंने ये किया है, इसलिए रॉबर्ट हुक को भी हम क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक इज अ फादर ऑफ साइटोलॉजी। ओके, आगे भी देखेंगे इसके बारे में, इसका तो डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें आगे सुनना है, क्योंकि रॉबर्ट हुक और क्या है, कौन सा बंदा है कि जिन्होंने हमें ये सेल का एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से किस बुक्स में दिया है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। इसलिए आपको और एक बार मैं विनती करता हूं कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इसको शेयर कीजिए। और ये चैनल, ये जो यूट्यूब है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट की पढ़ाई में या नेट सेट गेट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, जो भी एचएससी कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो लाइफ साइंस से रिलेटेड, तो इसके लिए ये फायदेमंद रहेंगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान से सुनना है। हु डिस्कवर्ड द सेल, हु डिस्कवर्ड द सेल, हु कॉइंड द टर्म सेल, रॉबर्ट हु कॉइंड द टर्म, दैट इज सेल। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए। अगर साइंटिस्ट में दिया द सेल विच इट कॉइंड बाय, उसके ऑप्शन रहेंगे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, देन जॉन, देन स्केल्डेन। तो उसमें से आपको राइट ऑप्शन है हमारा है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन 1665 में उन्होंने कॉइन जो किया टर्म, दैट टर्म इज नोन एज ए सेल। ओके, इट इज अ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान से देखना है बच्चा। तो अगर ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको ध्यान से ही ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप कोई भी एग्जाम हो तो क्वालिफाई कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हम आशा करते हैं कि आपके लिए जो भी एग्जाम रहेगी कोई टफ नहीं है। इसे अगर आप सुनोगे तो इसे आपको लगेगा कि दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल। एंड चौहान सर को याद कीजिए और चौहान सर ने जो पढ़ाया है उसे इत्मीनान से सुनिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देख लेना है, हमें देखना है कि क्या है, कैसा जो है सेल्स, देन टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिजम्स। ये जो हमने क्रम लगाया है, जैसा कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, तो आपको ये बोलना है कि सेल इज, दैट मीन्स द टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल। सेल तो हमने डिस्क्राइब किया है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर टिश्यू क्या है, टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल। फिर ऑर्गन्स, व्हाट इज ऑर्गन्स, ऑर्गन इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। मतलब all seven type of organs are all activities which performed by the organ systems। यहाँ पर देख लीजिए, पहला स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से हमारी बॉडी का बिल्डिंग हो गया है। जैसे कि इमारत बिल्डिंग बनाना है, उसी तरह से हमारी मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी बन चुके हैं। पहले सेल, बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, बाद में पूरा पूरा एनिमल्स या प्लांट्स आपके सामने है। तो ये आपको देखना है। चलो आगे भी बढ़ते हैं कि क्या है, क्या होता है सेल। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताएंगे क्योंकि ये जो यूनिट है आपको ध्यान में आना चाहिए। सेल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू क्या है, ए ग्रुप ऑफ सेल विद इन विथ सिमिलर स्ट्रक्चर्स वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म
टू परफॉर्म अ शेयर्ड फंक्शन। ऑर्गन क्या होता है? स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विथ रिलेटेड फंक्शंस वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म बॉडी फंक्शंस। फिर ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग थिंग्स परफॉर्म ऑल 7 लाइफ प्रोसेसेस। इस हिसाब से हमारे टिश्यू, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स, इस इस मतलब ऑर्डर को हम सही ढंग से समझ चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको टिश्यू, अगर व्हाट इज टिश्यू अगर पूछा गया तो आपको झट फट करके आपको आंसर आना चाहिए। टिश्यू इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल। व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ टिश्यूज। व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम इज नथिंग बट द group of organs. What is organism? Organism is nothing but the group of organs. Okay, this is a living things. Living things, that may be plant, that may be animals. इसके हिसाब से ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस भी याद रखना है। सीक्वेंस आपको डायग्रामेटिकली इस स्लाइड में आपको दिखाई देता है। आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर आपको ये हमारा YouTube पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दूसरों का भी फायदा कीजिए और खुद का भी फायदा कीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, नीट एग्जाम दे रहे हो, सेट एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। तो आप इसे अच्छी तरह से सुन लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो देख लीजिए, यहाँ पर भी और से हमने दिया है कि जो हॉर्स है कैसा बन गया है, सेल्स बना है, बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, दैट इज हॉर्स। मतलब हम भी इसी तरह बन चुके हैं। प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस आपके सामने, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, देन ऑर्गेनिजम्स। ये सब बातें ये बेसिक यूनिट ने बनाया है, दैट इज अ सेल। दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। ओके, सेल टर्म विच इज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो चलिए, हमने फिर क्या किया? कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि वहाँ पर सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि मैनी नंबर्स ऑफ सेल होती है कुछ एनिमल्स में। इसलिए हमें उन बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, the organisms are classified into two types: unicellular organism as well as a multicellular organism. Unicellular organism जिसे बोलेंगे कि an organism that made up of only one cell is called unicellular organism. मतलब single celled organism is known as a multicellular organism. Sorry, single celled organism is known as a unicellular organism. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स आपके सामने ही है। यूग्लिना है, पैरामेसियम है, अमीबा है, ईस्ट है। ये जो आपके सामने दिखा है यूग्लिना स्पीसीज है, पैरामेसियम्स है। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर सेल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है विच हैज अ सिलिया। सिलिया किस एनिमल्स में है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखाई देता है कि सिलिया विच इज प्रेजेंट इनटू द पैरामेसियम। तो पैरामेसियम एक ऐसा स्लीपर शेप एनिमेकुल्स है, तो वहां पर उसे सिलिया इज अ लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स है। यहाँ पर अमीबा है, अमीबा में सुडोपोडिया है। तो इस प्रकार से आपके सामने है। जो यूग्लिना है, यूग्लिना हम कभी प्लांट्स में भी कंसिडर करते हैं, कभी एनिमल्स में कंसिडर करते हैं। इट इज अ इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म, दैट इज द यूग्लिना। यूग्लिना को हम इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट है। यूग्लिना ऐसा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट इट हैज ए क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से हम इस यूग्लिना को इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, या प्लांट में भी कंसीडर कर सकते हैं, या एनिमल भी कंसीडर कर सकते हैं। बट इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए हैं, और से एग्जाम्पल देख लीजिए यूनिसेल्युलर के। यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, देन देन प्लाज्मोडियम, सॉरी, इस प्रकार से आपके सामने है। तो इसे आप देख लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी मल्टी सेलुलर, अब अगर हमने बताया है कि यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल सेल्ड, मल्टी मतलब नंबर ऑफ सेल्स, multiple number of cells, many number of cells. The organism that is made up of more than one cell, that organism is known as a multicellular organism. तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या हो गया बच्चा? तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स मतलब प्लांट अगर है, हायर प्लांट है, जो भी प्लांट्स है वो मल्टीसेलुलर होती है।
क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पर दिखाई देंगे। हमारा ह्यूमन बॉडी है या अगर कोई एनिमल्स अगर देखे जाए, मतलब जहाँ एलिफेंट है, जिराफ है, काऊ है, गोट है, जो भी है एनिमल्स है, जितने भी सारे एनिमल्स है, जो जो एनिमल्स है वो मल्टी सेलुलर है। मतलब उसमें क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होती है। मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनी है, ऑर्गन सिस्टम बना के पूरा बॉडी बन चुकी है, मतलब ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो इसी तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स जिस ऑर्गेनिज्म में है, उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम भी दिखाई देता है, तो फंगस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लीफ सेल्स आपको माइक्रोस्कोपिक दिखाई दे रहा है। मसल सेल्स माइक्रोस्कोपिक कैसा दिखता है ये भी दिखा है। कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कॉर्क लाइक जैसे कि हनी कोम के जैसे कॉर्क है, उसी तरह से इसमें ये आपको सेल्स दिखाई देते हैं। सेल्स परफॉर्म देयर पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, चलो आगे बढ़िए। तो सेल, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ है। Unicellular organisms are single-celled and can carry out all the functions of life independently. Multicellular organisms have a specialized cell to carry out a specific function. अगर किडनी सेल है तो किडनी के लिए एक्सक्रेशन के लिए यूजफुल आएंगी। लंग सेल्स है तो रेस्पिरेशन में यूज आएंगी। जो सेल स्पेशलाइज सेल्स है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में स्पेशलाइज सेल होते हैं, बस दो स्पेशलाइज सेल्स परफॉर्म द स्पेशलाइज फंक्शंस। ओके, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होने से क्या है, कैरी आउट ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंटली। इस हिसाब से इसके दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। चलो आगे बढ़ेंगे। तो आप अभी तक भी आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे, और बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कीजिए। चलिए तो हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में क्या है, each cell has got a certain specific components within it known as a cell organism. जितने भी की सेल्स है उतनी ही सेल्स में सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, each which each of which performs a special functions. A cell is able to live and perform all its functions because these organisms together constitute the basic unit that is called it as a cell. All cells have same organism no matter what their function is or what organisms they are found in. तो इस हिसाब से ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो हमें देखना है वेरियस डिस्कवरी में कि किन किन साइंटिस्ट ने, किन बंदों ने, किन मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी में किसने किसने क्या रोल निभाया है, क्या बताया है सेल से रिलेटेड। तो ये हम आगे के अभी स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको और से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए, हमने पहले ही बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर द डेड फॉर्म्स ऑफ सेल। उसने डेड फॉर्म्स ऑफ सेल्स, रॉबर्ट हुक coined the term cell. He first time observed the cell in a piece of dead cork of cells. ये भी पहले तो he described in this book उसका बुक था, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये पूछा जा सकता है, रॉबर्ट हुक discovered the dead form of cells and coined the term cells in which books. फॉर एग्जाम्पल इन विच बुक्स, द बुक का नाम आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोग्राफिया नाम का जो बुक है रॉबर्ट हुक का है। उन्होंने उस बुक में सेल किसे बोलते हैं, डेड फॉर्म्स ऑफ सेल्स कैसे दिखाया है, उसे सेल का नाम दिया है, और उसे ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम किया है। उस किस सदी में किया है, इन 1665 में किया है। ये पूरी जानकारी आपके सामने हाजिर है, तो इसको ध्यान से सुनना है। और उसके बाद दूसरा है एंटन हॉर्न लीवेनहॉक। एंटन हॉर्न लीवेनहॉक ने क्या किया है, इन 1675 में ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। ही यूज द टर्म, उसे सेल को यूज द टर्म किया एनिमल कुल्स फॉर इट।
He first described many microorganisms, blood cells, spermatozoa in details. That's why he called it as a father of microbiology. Father of cytology, Robert Hooke. Father of microbiology, एंटन हॉर्न लीवेनहॉक इन 1675। तो उन्होंने वो सेल्स को नाम क्या दिया? एनिमल कूल्स। तो फिर उन्हें क्या देखा है? फर्स्ट टाइम ही सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल्स। ही डिस्क्राइब many organisms, dead cells, blood cells, spermatozoa in details. That's why he also called as a father of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है डिटेल्स में, ब्लड को भी डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है, स्पर्मेटोजोआ को भी डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है, और उन्होंने वो जो सेल है, लिविंग सेल है, उन्होंने एनिमलकुल्स नाम दिया है। तो एंटन हॉर्न लीवेनहॉक इन 1674 में उन्होंने सेल्स को एनिमलकुल्स बताया है। तो दूसरे साइंटिस्ट है हमारे, इसलिए रॉबर्ट हुक अगर आप पढ़ते हो तो रॉबर्ट ब्राउन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक आपको एक ही वर्ड लगेंगे। इसलिए रॉबर्ट हुक जैसे आ गया, उसको आपको आंखें बंद करके भी आपको समझ में आना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ही बिलोंग्स टू द सेल, Robert Brown belongs to the nucleus. That means the Robert Brown 1883 discovered the nucleus. In 1831, while investigating the fertilization mechanism of plants in the Orchidaceae and Asclepiadaceae families, he noted the existence of structures within the cell of orchids as well as many other plants that he termed it as a nucleus of the cell. तो न्यूक्लियस आप अगर डिटेल में पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसी दरमियान इस रॉबर्ट ब्राउन की बायोग्राफी, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में डिटेल्स जानकारी हम न्यूक्लियस के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है 1883 में। जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, दैट इज रॉबर्ट हुक 1665। उन्होंने टर्म दिया है सेल, उन्होंने डिस्कवर्ड किया है डेट फॉर्म्स ऑफ सेल्स, उन्होंने बुक पब्लिश किया है माइक्रोग्राफिया। तो इस प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक का जो डिफरेंस है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा जो चैनल है, हमारा जो यूट्यूब है, आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए, रॉबर्ट ब्राउन हमने बोल चुके हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस का होता है जो न्यूक्लियस के अंदर जो राउंडेड बॉडी होती है, in the suborganelles of the nucleus composed of the protein and ribonucleic acids whose role to assemble the rRNAs code for the protein synthesis। वो जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी राउंडेड बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड इट एज ए न्यूक्लियोलस। ओके, फिर न्यूक्लियोलस किसने किया? टर्म न्यूक्लियोलस बॉमन ने दिया है 1840 में। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज न्यूक्लियस, देन क्रोमेटिन W फ्लेमिंग, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म ट्रांसबर्गर। इस हिसाब से आपके सामने जो ये हिस्ट्री है, वेरियस डिस्कवरीज आपके सामने रख चुके हैं। तो 1835 में ये तीनों बंदे की तरफ देख लीजिए, ये हमारे साइंटिस्ट है। इन साइंटिस्ट ने यहाँ पर सेल की पढ़ाई किया है और बताया है कि डिस्कवर्ड द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। फेलिक्स दुजार्जिन, फेलिक्स दुजार्जिन नाम की जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड किया इन 1835 में कि फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। 1838 में मथाइस स्केल्डेन, इस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बॉटनिस्ट थे, मथाइस स्केल्डेन एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया, प्रपोज किया कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है, मेड अप ऑफ सेल्स। फिर जेई पर्किंजे इन 1839 में उन्होंने बताया कि नेम द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल्स। जो दुजार्जिन ने बताया कि सेल्स में फ्लूइड होता है, फिर उस फ्लूइड को नाम प्रोटोप्लाज्म करके दिया है। वो जो साइंटिस्ट है 1839 में उन्होंने दिया है, उनका नाम है जेई पर्किंजे, जो आपके सामने फोटो है, और जो साइंटिस्ट है वो भी आपके सामने हाजिर है। तो इन लोगों ने, इन बंदों ने अपने लिए पढ़ाई किया, अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, ताकि उन्हें वो हमें समझा सके कि फ्लूइड कहाँ पर होता है। अगर फ्लूइड सेल में अगर फ्लूइड है, ये 1835 में फेलिक्स दुजार्जिन ने बताया।
और 1839 में जे ई परकिंजे ने बताया कि अगर जो वो सेल में अगर फ्लूइड है, उस फ्लूइड को नाम दिया है, उस फ्लूइड को बोलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या कि सेल में होने वाला फ्लूइड। तो और हमारे जो साइंटिस्ट है माथाइस केल्डेन, उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे जूलॉजी के साइंटिस्ट एनिमल, उन्होंने भी बताया, फिर बाद में बताया कि 1839 में नहीं, ऑफ स्केल्डन आप बता रहे हो कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन्होंने ही बंदे ने भी बताया कि यस, एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल। ये बता रहे हैं कौन? थियोडर चॉन। थियोडर चॉन इन 1839 में उन्होंने बताया, प्रपोज किया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। स्केल्डेन ने बताया, मथाई स्केल्डेन ने बताया, प्रपोज ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये दोनों साइंटिस्ट है, ये बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट के साइंटिस्ट ने बताया, दैट इज थियोडर चॉन। ये जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो स्केल्डन थे, मथाई स्केल्डन, मथाई स्केल्डन थे, उन्होंने, वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और जो फेलिक्स दुजार्दिन थे, तो फेलिक्स दुजार्दिन ने बताया कि फ्लूइड कंटेन द सेल। फिर उसको जो नाम दिया है, उसको जेई परकिंजे ने नाम दिया कि फ्लूइड कंटेन इन द सेल्स दैट नेम्ड एज ए प्रोटोप्लाज्म। तो इस हिसाब से आपको ये डिस्कवरी भी याद रखना है। ये अगर डिस्कवरी आपके अगर ध्यान में आती है, अगर इस पर छोटा क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे ध्यान से, इत्मीनान से, एकदम पूरा समझदारी से आपको समझना है। जो फिर बाद में देख लीजिए, 1855 रुडोल्फ विर्चॉ प्रपोज ऑल सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। रुडोल्फ विर्चॉ, विर्चॉ नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि नहीं, जितने भी सेल्स है, एनिमल्स में हो या प्लांट सेल्स में हो, which is arising from the pre-existing cells, that is known as a totipotency of the cell। उसे हम बोलेंगे totipotency of the cell। totipotency of the cell मतलब क्या होता है कि all cells arises from the pre-existing cells। कोई भी सेल्स अगर अराइज होते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। ये जो बताया है, वो साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ विर्चॉ इन 1855। ये भी ध्यान रखना है। और ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उस टर्म को हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी ऑफ द सेल। ये टोटीपोटेंसी ऑफ द सेल से क्या होता है, किसने डिस्क्राइब किया है? तो रुडोल्फ विर्चॉ ने डिस्क्राइब किया है। कब किया है? 1855 में किया है। थियोडर चॉन ने क्या बताया है? थियोडर चॉन ने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल है। स्केल्डेन ने क्या बताया है कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल्स किसने बताया है? फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल्स फेलिक्स दुजार्दिन ने बताया है। फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल्स जो है उसे दैट इज नोन एज ए प्रोटोप्लाज्म, किसने बताया है? ये बताया है जे ई परकिंजे ने बताया है। और कार्ल हेनरिच ब्राउन, उन्होंने बताया कि सेल इज नथिंग बट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो पूरी साइंटिस्ट ने बताया, हम अभी तक बोलते आ रहे हैं कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये किसने बताया भाई? हम नहीं बोल सकते ना। ये बताया है कार्ल हेनरिच ब्राउन ने बताया है। कब बताया है? 1845 में बताया कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि सेल की डेफिनेशन किसने दिया है? सेल की डेफिनेशन कार्ल हेनरिच ब्राउन। कार्ल हेनरिच ब्राउन इन 1845 उन्होंने बताया, प्रपोज किया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये ध्यान से सुनो, ये सब जो डिस्कवरी आपको आपके नजर के सामने होना चाहिए, आपको फट करके याद आना चाहिए, इसलिए हम बार बार इसको रिपीटेशन कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको फिर इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल। तो सबसे पहले हम बोलेंगे साइज ऑफ सेल कैसे होती है। साइज इसकी वेरिएबल होती है। मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल अगर माइक्रोस्कोपिक होती है। सम सेल्स आर वेरी लार्ज मैक्रोस्कोपिक होते हैं। उसका अगर यूनिट हम देखेंगे तो उसको माइक्रोमीटर में देखेंगे। 1 mm मतलब क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर, इसके हिसाब से। स्मॉलेस्ट सेल कौन से है? माइकोप्लाज्मा। उसकी साइज क्या है? 0.1
माइक्रोमीटर। पीपीएलओ पता है क्या? प्लूरो निमोनिया लाइक वायरस, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सेल सबसे छोटी सेल होती है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल्स कौन थी? आपको पूछा गया स्मॉलेस्ट सेल्स, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल्स, बताओ बताओ। आपको बताना है तो बताएंगे, तो क्या बताएंगे? स्मॉलेस्ट सेल है भैया माइकोप्लाज्मा। उसकी साइज कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग की जो सेल है वो सबसे बड़ी सेल है। उसकी साइज कितनी है? सेंटीमीटर में है, 18 सेंटीमीटर में है। तो इसी हिसाब से हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल्स यहाँ पर कंपेरेटिवली आपके सामने स्लाइड में दिखाई देता है। अगर क्वेश्चंस भी अगर आता है तो ये स्लाइड आपके नजर के सामने होगी, नजर के सामने होगी तो आपका जो क्वेश्चंस कहीं हटेगा नहीं। स्मॉलेस्ट सेल बंद आंख करके बताएंगे, स्मॉलेस्ट सेल दैट इज अ माइक्रोप्लाज्मा, साइज कितनी? 0.1 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट सेल कौन थी? ऑस्ट्रिच एग्स है, उसकी साइज कितनी? तो 18 सेंटीमीटर है। तो ये सब आपको ध्यान रखने के लिए हम बार 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 बता रहे हैं कि यही यही वर्ड आपके सामने रख रहे हैं। और स्लाइड को भी थोड़ा सा आपके नजर के सामने से हटा नहीं रहे, क्योंकि इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो भी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और एग्जाम आप, मैं बता रहा हूँ कि आप 100% कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव रहे, एचईसी रहे, नीट भी रहे, नेट रहे, सेट रहे, या सीबीएसई का सिलेबस रहे, एनसीईआरटी रहे, 12th हो, 10th हो, जो भी आप पढ़ रहे हो लाइफ साइंस से, उस उसको पढ़ाई में ये जो स्लाइड है, ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, आपको समझ में आएगा। और आपको ये भूलने वाला नहीं, नहीं भूल पाओगे अगर आप आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इसे पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ेंगे तो और एक बार बताता हूँ, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, इसकी साइज कितनी? 0.1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग, साइज कितनी? 18 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए और सुन लीजिए। चलो आगे बढ़ेंगे। यूनिट क्या होता है? यूनिट माइक्रोमीटर में होता है। चलिए, तो साइज बताए, वेरिएबल साइज है। The cell size in the living organism may be small as a millionth of the meter, micrometer or micron, or may be large as a few centimeter. अभी बताया 18 सेंटीमीटर है, किसकी साइज है? ऑस्ट्रिच एग्स की साइज। 0.1 माइक्रोमीटर किसकी साइज है? स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा की। स्पर्म सेल्स, अपनी जो स्पर्म सेल्स है उसकी साइज कितनी है? 5 माइक्रोमीटर है। लार्जेस्ट सेल ओहम सेल है, उसकी साइज कितनी है? 120 माइक्रोमीटर है। लॉन्गेस्ट, अगर आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पता है तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल कितनी साइज है? साइज है 1 मीटर की है। तो इस हिसाब से आपको इसका साइज, शेप सब कुछ पता होना चाहिए। साइज इज वेरिएबल, शेप इज आल्सो वेरिएबल। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 micron in bacteria, that is the mycoplasma. The largest cell measuring 170 mm into 130 mm, which is the ऑस्ट्रिच एग, मतलब 12, मतलब 18 सेंटीमीटर बताया हमने, उस हिसाब से आपके पास उसकी साइज दिया है। तो लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट आपको देना है। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है भैया? बता सकते हो आप बच्चा? लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स है, ह्यूमन बीइंग की जो भी नर्व सेल्स है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। उसमें आपको देखना है जो डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, एक्सॉन हिलॉक्स है, सेल बॉडी है, ये जो सब बातें हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। तो आपको देखना है, सेल भी एक प्रकार की क्या है? लॉन्गेस्ट सेल है। लेकिन ये नर्व सेल के बारे में हम आपको और एक जानकारी देना चाहते हैं कि नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड्स, डिवाइड सेल डिवीजन डज नॉट टेक्स प्लेस इनटू द नर्व सेल्स, मतलब बाकी के सेल्स में सेल डिवीजन होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए, साइज दिया है, न्यूक्लियोटाइड की साइज, क्रोमेटिन, बॉडी विथ आर्टियोल लुमेन, हेयर, ह्यूमन हेयर्स, एटम्स की साइज, डीएनए हेलिक्स की साइज, ये जो सब कुछ बातें आपके सामने रखे हैं, इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पॉज दीजिए, और पॉज देने के बाद ये सब साइज आपके नोटबुक में नोट कीजिए, और ताकि आपको इसको इसके इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा गए तो आपको आना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे जो जितने भी सारे सेल्स है
उतनी ही सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये है मैमेलियन आरबीसी, उसमें रेड ब्लड सेल्स, इट डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। ओके, तो ये और से है आपके सामने हाजिर है। बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर, सेल 100 माइक्रोमीटर, ऑर्गेनेज 10 माइक्रोमीटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, उसकी साइज दिया है, देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइज दिया है, ये बैक्टीरिया की साइज दिया है, ये जो एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स उसकी साइज दिया है, ये मॉलिक्यूल्स की साइज दिया है, वायरस की साइज है, ऑर्गेनेल्स की साइज है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर पूछा आपको माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी है तो 10 माइक्रोमीटर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइज बताया 7.5 नैनोमीटर है। बैक्टीरिया की साइज है 1 माइक्रोमीटर है। सेल पूरा जो 100 माइक्रोमीटर, वायरस में कितना होता है 100 नैनोमीटर है। मॉलिक्यूल्स की साइज कितनी है 1 नैनोमीटर से। ये सब कुछ बातें ये आपको एग्जाम में फायदेमंद रहेंगी। जो बातें आपको एग्जाम में फायदेमंद है वही बातें हमने यहाँ पर आपके सामने रखी है और प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसलिए ताकि हमारा जो भी स्टूडेंट रहे, जो भी बच्चा रहे, कोई भी किसी भी एग्जाम में उसे सक्सेस आना चाहिए। उसने बोलना चाहिए कि नहीं, हमने चौहान सर की क्लास में, चौहान सर की जो क्लास थी उसमें बराबर पढ़ चुके हैं। उन्होंने दिया था, उन्होंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी है, स्मॉलेस्ट सेल कौन थी, लॉन्गेस्ट सेल कौन थी, लार्जेस्ट सेल कौन सी है। सब कुछ बातें उसकी साइज से के हिसाब से हमको पता होना चाहिए। तो पता हो चुकी है, तो हम अभी आपको आगे लेके जा सकते हो। आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ताकि आपको और बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अभी तक आपने हमारा जो सफर हमारे तक किया है, इसके लिए भी थैंक यू फॉर वाचिंग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये और सा है, टिपिकल प्लांट सेल की साइज बताया, क्लोरोप्लास्ट की साइज बताया, हेन से एग्स की साइज बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज है, ट्रैपेनोसोमा की साइज है, क्लेमाइडोमोनस की साइज बताया है, क्लेमाइडोमोनस की साइज है, देख लीजिए। एचआईवी वायरस की साइज है, ह्यूमन रेड ब्लड की साइज है, इकोलाई की साइज है, बैक्टीरियोफेज की साइज बताया, टोबैको मोजाइक वायरसेस की साइज है, डीएनए मॉलिक्यूल्स का डायमीटर बताया, पोलियो वायरस की साइज बताया। ये सब साइज आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं, इसलिए इस स्लाइड को आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और देख लीजिए और आपके बुक में नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउ बिग इज अ सेल? यूकैरियोटिक सेल की साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर, प्रोकैरियोट की साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस की साइज बचा 10 to 20 माइक्रोमीटर, क्लोरोप्लास्ट 2 to 10 माइक्रोमीटर, माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है 0.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट वायरस कौन सा है दैट इज एचआईवी वायरस 100 नैनोमीटर, राइबोसोम्स 25 नैनोमीटर, सेल मेम्ब्रेन 7.5 नैनोमीटर, डीएनए डबल हेलिक्स 2 नैनोमीटर, एच हाइड्रोजन एटम्स 0.1 नैनोमीटर। इस प्रकार से इसको साइज दिया है। इस सेल की साइज आपके सामने हर एक ऑब्जेक्ट में दिया है। इसको भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि आपके पास हमेशा के लिए वो जो मैटर बनते जाएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा गया तो आपको फटाक से उसको याद करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए शेप जैसे ही साइज है वैसा ही सेल भी वेरिएबल है, शेप भी वेरिएबल है। 9 सेल्स का शेप देखोगे तो आपको वेरिएबल लगेगा, उसको ब्रांच है। अगर आरबीसी देखोगे तो उसको सर्कुलर है, कॉन्केव है। अगर आप डब्ल्यूबीसी देखोगे तो उसके चेंज साइज है, शेप एंड साइज है, जैसे कि मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये जो डब्ल्यूबीसी के सेल्स है उसमें अलग अलग आपको साइज शेप दिखाई देगा। इसलिए शेप ऑफ द सेल इज वेरिएबल and variation depends upon the functions of the cells. Some cells like Euglena and amoeba can change their shape. Amoeba and Euglena अपना अपना साइज शेप बदल सकते हैं, इसलिए but most cells have the fixed shapes शेप, इसलिए आपको वेरिएबल शेप है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर शेप, अलग अलग सेल की शेप, सेल का शेप आपके सामने हाजिर है। 9 सेल्स ब्रांच टाइप दिखा है, सर्कुलर बाइकॉन्केव रेड ब्लड सेल्स है, बैक्टीरिया का साइज अलग से शेप दिखाई दे रहा है, अलगी अलग शेप में है, और पोलन ग्रेन का भी शेप अलग साइज में है। तो इसीलिए ये जो आपके सामने जो
हमने स्लाइड रखी है, ये शेप एक्सप्लेन करने के लिए, शेप ऑफ द सेल एक्सप्लेन करने के लिए। अगर इस फोटो से आपको समझता है, कुछ दिक्कतें जाती है, अगर बोलना है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख लीजिए। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, इसलिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और आगे बढ़िए। तो चलिए, अब हम आपको, ये हमारा टॉपिक हो चुका है, कुछ हम क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। ये क्वेश्चंस ऐसा समझ लेना कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। लॉन्गेस्ट हमने पहले ही बताया कि नो सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल। द टिश्यू इंक्लूड द ब्लड टिश्यूज। द टिश्यू इंक्लूड द ब्लड टिश्यूज। ऑप्शन में है मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, नर्वस टिश्यू। उसका सही आंसर है कनेक्टिव टिश्यूज। Which of these are examples of an organs containing the smooth muscles? ऑप्शन में है iris of eye, bronchi, bronchi only, uterus only, all of the above. उसका एग्जाम्पल है all of the above। मतलब क्या है, which of these examples of an organ containing the smooth muscle cells? सब इसमें स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। इरिस ऑफ आईबॉल में स्मूथ मसल होते हैं। ब्रोंकाई पता है कि लीवर लंग्स में जब आप जाओगे तो अपन ब्रोंकाई, वहां पर भी स्मूथ मसल्स होते हैं। जब यूटेरस में भी आप अगर पाओगे तो वहां पर भी स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। इसलिए सब उसका आंसर है, मतलब डी, all of the above is the correct answer of that questions. Okay, this is this structure of the plant cells is non-living. Non-living कौन सा होता है? Structures of the plant cells तो living beings है, तो इसमें नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कौन सा है? न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं, ओनली सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग होता है, सेल वॉल। तो लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी हमने पहले ही बताया, पहले ही क्वेश्चन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि नर्व सेल्स इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। आरबीसी भी नहीं, व्हाइट ब्लड सेल भी नहीं, कोलोनर एपिथेलियल सेल्स भी नहीं, लेकिन नर्व सेल्स इज द लॉन्गेस्ट सेल। तो चलिए, और दिस सेल्स ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। ये सेल ऑर्गेनेल्स में कोई डीएनए नहीं होता है। कौन सा है? लाइसोसोम। मतलब लाइसोसोम ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल है, वहां पर कोई डीएनए नहीं होता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। ओनली एंड ओनली लाइसोसोम हैज नो डीएनए, हैज नो डीएनए। ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन चिक सेल्स एंड ओनियन पिल सेल्स क्या होता है? मेन डिफरेंस बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द ओनियन पिल सेल्स। मतलब ओनियन पिल सेल्स में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल है ना भाई, चिक सेल में सेल वॉल नहीं होता है। सिंपल सा है। माइटोकॉन्ड्रिया ओनियन ओनियन पिल्स में भी होता है, चिक सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनियन पिल सेल्स में होता है, चिक सेल्स में होता है। तो अब्सेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द चिक सेल्स, ये तो सही बात है। लेकिन ये जो डिफरेंस है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये ओनियन पिल सेल्स में होता है, ये ह्यूमन चिक सेल्स में नहीं होता है। यही डिफरेंस यहाँ पर आपके सामने है, इसलिए उसका जो सही आंसर है, सही ऑप्शन है ए, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन द ओनियन पिल सेल्स। तो सेवंथ वाला देखिए, these jelly like substances inside the plasma membrane in which all cells organelles are floating is। बताओ, मतलब सही आंसर है वहां पर दिया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका सही आंसर है। टोनोप्लास्ट भी नहीं है, कैरियोप्लास्ट भी नहीं है, सेल साइड भी नहीं है। The organ is serving as a primary packaging area for molecules that will be distributed throughout the cell is। क्या है? ऑप्शन है आपके सामने, वैक्यूल है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। उसका सही आंसर है गोल्जी apparatus। ऑर्गेनेल सर्विंग एज ए प्राइमरी पैकेजिंग। उस गोल्जी apparatus का जो फंक्शन है वो पैकेजिंग है, पैकेजिंग करना ही उसका काम है, उससे फंक्शन है गोल्जी apparatus। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय। एनिमल सेल्स किससे कनेक्टेड है? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, सेल वॉल से है, डेस्मोसोम से है, प्लाज्मा डेस्मेटा है। उसका सही आंसर है डेस्मोसोम्स। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रही। सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट सेल थ्योरी डज नॉट एप्लीकेबल टू द वायरसेस।
देख लीजिए, फंजाई, देन अल्गी, वायरस एंड माइक्रोब्स, उसमें से सेल थ्योरी डज नॉट applicable to virus. Cytoplasmic connection from cell to cell are known as a plasma-desmata. मिडल लैमेला नहीं, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फ्रॉम सेल टू सेल होता है, उसे हम बोलते हैं कि प्लाज्मा डेस्मेटा. द टर्म सेल वाज गिवन बाय, हमने पहले बताया था कि अगर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन अगर बन गया तो कौन, आपको पता है इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो टर्म दिया है दैट इज सेल. ओके, तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक. दिस द टर्म सेल वाज गिवन बाय एंटन हॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन. ये आपको उसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक. Which one of the following also act as a catalyst in the bacterial cells? उसका जो सही आंसर है 23 एस आर एन ए, मतलब 23 SRNA, ये ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेल वॉल? कौन सी सेल्स ऐसे कि उसमें सेल वॉल नहीं हुए? वो है दैट इज कॉल्ड द माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. पीपीएलओ, उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल्स है. ये जो सेल है ये स्मॉलेस्ट सेल है, इसमें सेल वॉल नहीं होते. तो चलिए आगे बढ़ेंगे. तो ये हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया है, तो यदि अगर आपको पसंद आता है तो